नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह दरअसल आपके ही डिमांड पे है। आप में से कई साथी जो है लगातार कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर रोहिणी आयोग पर डिस्कशन कीजिए, हम लोग इसको समझना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जरूरी मुद्दा है भी, चूंकि रोहिणी आयोग का जो गठन किया गया था, पिछड़े वर्गों के जो आरक्षण की बात की थी उसको लेकर के हम विस्तार से समझेंगे भी कि इसमें क्या क्या मसले हैं, उसको हम विस्तार से देखेंगे। यह भी समझेंगे कि इसके अलावा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने और क्या क्या कार्य किए हैं। उन सभी चीजों को हम देख लेंगे कि कौन कौन सी समितियां बनी है, उसकी क्या इतिहास रहा है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। उससे पहले आप संस्कृति आईएएस के एक जो सूचना है उसे समझ लीजिए। एक नया फाउंडेशन बैच उसकी शुरुआत की जा रही है और इसकी शुरुआत हो रही है दिल्ली का जो ब्रांच है वहां पर, और 3 अक्टूबर को दोपहर के 3 बजे इसका समय रखा गया है। यह हाइब्रिड कोर्स होगा। हाइब्रिड कोर्स कहने का तात्पर्य है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं। संस्कृति आईएएस के शिक्षकों की टीम, आप इनसे परिचित ही हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क करके आप इससे संबंधित विशेष जानकारी ले सकते हैं। अब सीधा हम टॉपिक पर आते हैं कि यह मुद्दा चर्चा में क्यों बना हुआ है। आप जानते हैं सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। यह आपको पता है। यह चौंकाने वाला इसलिए भी है कि अभी कुछ ही समय पहले मानसून सत्र का समापन हुआ था, फिर अचानक से सरकार को यह विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञ जो है विभिन्न तरह की बातें जो है बता रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि सरकार यह काम कर सकती है, यह कर सकती है, फलाने बिल्ला सकती है। क्योंकि सरकार के तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि क्यों विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इन सभी बातों पर अंदाजा लगाया जा रहा है। उनमें से एक यह भी है कि रोहिणी आयोग, तो यह चर्चा चल रही है कि रिपोर्ट जो है वह सौंप दिया गया है राष्ट्रपति महोदया को रोहिणी आयोग का। अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या विशेष सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है या नहीं, इस बात को हम डिटेल से देखेंगे। देखिए, रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है, संसद के विशेष सत्र जो कि 18 से 22 सितंबर तक प्रस्तावित है। जैसे ही G20 का भी आप जान रहे हैं सम्मेलन है, यह समापन होगा, उसके कुछ ही दिन बाद जो है यह रखा गया है। तो यह जो है जुलाई 2023 को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह रिपोर्ट सौंप दिया गया था। इससे संबंधित कुछ और बातें समझिए कि रोहिणी आयोग क्या है। इसे आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग लगातार इसे पूछ रहे थे, तो हमने सभी बिंदुओं को इसमें शामिल किया है। आप प्रीलिम्स के हिसाब से भी इसको समझ लीजिए, क्योंकि फैक्ट इसमें है, तो आपके लिए जानकारी का एक मुद्दा बन जाएगा। दूसरा, मेंस के हिसाब से भी इसे तैयार किया गया है, तो आप प्रॉपर इसे सही से नोट कर लीजिए। वैसे यह जो पीपीटी है यह आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहती हैं जी रोहिणी, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग को कुछ कामकाज दिया गया था। वह क्या था कि ये जो है मुख्यतः 3 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करना था इनको। क्या क्या 3 बिंदु हैं उसे समझिए। पहला बिंदु है कि पिछड़ी जातियां जो कि ओबीसी जिन्हें कहा गया है, इनके उपवर्गों में बांटने के लिए किन बातों की पहचान की जाए। पिछड़ी जातियां हैं, उपवर्गों में बांटना है, तो क्या क्या मापदंड तैयार किए जाए, यह एक काम है। दूसरा, ओबीसी के अंदर करीब 3000 जो है जातियों में आरक्षण के असमान वितरण की पड़ताल करना है। यानी कि 3000 जातियां हैं। असमान वितरण कहने का तात्पर्य यहां है कि जो 27% आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण में ऐसा देखा गया है कि कुछ वर्ग जो है, यानी कि कुछ वर्ग कहने का मतलब यहां पर कुछ जातियां, 3000 जातियां हैं, तो कुछ जातियां जो है वह आरक्षण का ज्यादा फायदा ले लेती है, और कुछ जातियां ऐसे हैं जिन तक आरक्षण ढंग से पहुंचता ही नहीं है। तो समावेशी समाज की जो परिकल्पना है वह कहीं न कहीं धूमिल हो जाता है। तो यहां जी रोहिणी आयोग का एक काम यह भी है। ओबीसी में समान लाभ के लिए बंटवारा करने का तरीका यहां समझ लीजिए। क्योंकि जितनी भी जातियां हैं, आरक्षण का समान लाभ सभी को पहुंचे, इसके लिए क्या है, बंटवारा किया जाएगा जातियों का। तो किस तरह से किया जाएगा, क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसका तरीका बताइए। आधार फिर क्या रखेंगे, आप बंटवारा करेंगे तो कुछ तो आप मानक तय करेंगे कि इस हिसाब से हमने काम किया, तो यह आधार बताइए। मानदंड तैयार कैसे करेंगे, यह सब 3 बिंदु है, इस पर काम किया गया है। ठीक है, इन्हें शुरुआत में अपनी सिफारिश देने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। लेकिन एक तो आप जानते हैं कि डेटा का अभाव तो लगातार रहता ही है, और दूसरा कोविड महामारी आ गया था। इसके कारण जो है इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और आयोग का कार्यकाल 14 बार
विस्तारित किया गया। क्योंकि जो समय दिया गया था 12 सप्ताह का, यह कम पड़ गया, इसके तहत यह काम नहीं संपन्न हो पाया था, इसीलिए 14 बार इसे विस्तार किया गया इसके समय अवधि को। रोहिणी आयोग की सिफारिशें क्या हो सकती है? आप जैसा कि जानते हैं, मैंने बताया कि यह राष्ट्रपति महोदया को यह रिपोर्ट सौंप दिया गया है, यानी कि इस रिपोर्ट को सरकार अभी सार्वजनिक नहीं की है। यह जो है अभी चर्चा चल रही है कि संसद का विशेष सत्र जो 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है, उसमें इस रिपोर्ट पर बहस हो सकता है पक्ष और विपक्ष के बीच। यह बातें कही जा रही है, ठीक है। तो सार्वजनिक नहीं है तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, लेकिन हम जिन चीजों को समझते हैं कि उद्देश्य क्या था, उसको आधार मानते हुए कुछ बातें करते हैं। इस रिपोर्ट को 2 भाग में विभाजित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। दोनों भाग क्या क्या उसे देखते हैं। ओबीसी आरक्षण कोटा के समान वितरण को लेकर के है। पहली चीज तो यह था, स्पष्ट था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 3000 जातियां हैं, तो आप यह बताइए, आधार बताइए कि किस आधार पर आप इन्हें बांटेंगे ताकि लाभ जो है वह समान वितरण का हो सके। देश में अब तक सूचीबद्ध 2633 पिछड़ी जातियों की पहचान, यहां पर देखिए मैंने कहा आपसे कि 3000, तो वहां पर 3000 जब कह रहा हूं तो उसमें, और यहां कह रहा हूं सूचीबद्ध, तो यहां पर लिस्टेड ये है, बहुत सारी जातियां जो है जो लिस्टेड अभी है ही नहीं, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। सूचीबद्ध 2633 पिछड़ी जातियों की पहचान, आबादी में अनुपात, यानी कि किन की आबादी कितना है, कितना परसेंट जो है किन की आबादी है, किन जातियों की, ताकि उस आधार पर तय किया जाएगा कि किनको कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। और अब तक जो आरक्षण का लाभ मिला है उसके आंकड़े और तथ्यों का ब्यौरा देना है, यानी कि अभी तक जो लाभ दिया गया है उस लाभ के आधार पर उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। अब यह कैसी है कैसे बताना है, आंकड़ों के हिसाब से, फैक्ट के आधार पर यह सब चीजें बताइए, तो यह काम किया गया है। अब इस संबंध में इससे पहले सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, कालेलकर आयोग बनाया गया था। कालेलकर आयोग जो है पहला पिछड़ा वर्ग आयोग इसे कहा जाता है, और इसका गठन कब हुआ था? 1953 में ही। आजादी के ही कुछ वर्ष बाद इसका गठन कर दिया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो काका कालेलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। 53 में बनाया गया था, 2 साल बाद यह रिपोर्ट दिया गया था, और इन्होंने क्या कहा था कि केवल जाति को आधार बना लिया था, ठीक है। अब चूंकि केवल जाति को आधार बनाया, इसके कारण क्या हुआ था, सरकार जो है इनकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दी। सरकार का ऐसा मानना था कि यहां पर केवल जाति को आधार बना लेने से सैंपल साइज छोटा हो गया है, इसीलिए जो समान लाभ की बात की जा रही है उसकी परिकल्पना कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। इसीलिए आवश्यक है कि जाति के अलावा अन्य मापदंडों को भी इसमें शामिल किया जाए। इसीलिए कालेलकर आयोग की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार नहीं किया गया था। इस बात को ध्यान रखना है, कभी विकल्प में आ सकता है तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मंडल आयोग बना था, और मंडल आयोग ने भारत के समाज को ऐतिहासिक रूप से बदला है। अब मंडल आयोग के बारे में काफी कुछ पढ़े लिखे भी होंगे, ठीक है। तो मंडल आयोग जो है वह द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसे कहा गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बिहार के थे बीपी मंडल, वह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसका गठन कब हुआ था? 1979 ईस्वी में हुआ था, और इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। मंडल आयोग जो है क्या क्या कार्य की? तो भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान करने का काम किया। जातिगत असमानता और भेदभाव को दूर करने के साधन के रूप में आरक्षण पर विचार करने को सरकार को यह आयोग सिफारिश देती है। सिफारिश की देश की 52% ओबीसी आबादी को केंद्र सरकार की नौकरियों और उच्च संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया जाए। जो सरकार ने इसका आधार बनाते हुए बाद में यह कार्य किया भी, इसे स्वीकार किया भी गया। काफी 90 के दशक की बात है, आप पढ़ते होंगे, आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें आप इन सब चीजों को पढ़ते होंगे। काफी ऐतिहासिक निर्णय रहा था, भारतीय समाज को बदला भी, लेकिन इसको लेकर के काफी उग्र प्रदर्शन हुआ था। कभी हम चर्चा करेंगे, यदि आरक्षण की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग की हम बात करेंगे, और ओबीसी की बात जब हम करेंगे तो मंडल आयोग की मैं चर्चा करूंगा, फिर हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी का भी गठन किया गया। इसको हम विस्तार से थोड़ा देखते हैं कि यह क्यों है, इसका वजूद क्या है। देखिए, संविधान संशोधन किया गया था, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए किया गया था। तो यहां समझ लीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यदि प्रश्न में आ जाए क्या इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो जी हां बिल्कुल इसे अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और कब दिया गया था, तो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में। कितने नंबर का संविधान संशोधन था, तो 102वां यह संविधान संशोधन था। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार अब प्राप्त है, जब यह संवैधानिक संस्था हो गया है। तो इससे पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। ध्यान देना है, मैंने यहां आपसे क्या कहा कि इसका संशोधन किया गया संविधान में 2018 में, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया सरकार के द्वारा। उससे पहले यह संवैधानिक नहीं था आयोग, यह सांविधिक एक निकाय के रूप में कार्य करता था। संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया था। संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अतः 1993 का अधिनियम अब अप्रासंगिक हो गया है, वह कामकाज में अब नहीं पड़ता है। अब समाज पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, जैसे मैंने कहा जी रोहिणी का जो रिपोर्ट है, या फिर कालेकर समिति की जब बात की गई, वीपी मंडल समिति को आपने देखा, इन सभी का एक उद्देश्य क्या रहा है, आखिर क्या सरकार हासिल करना चाहती है, सामाजिक रूप से हमारे लिए जानना यह बेहद जरूरी हो जाएगा। तो समाज पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसे देखिए। इसे आरक्षण का तार्किकरण करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आरक्षण का तार्किकरण करने का क्या तात्पर्य है, देखिए जैसा मैंने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि करीब करीब 2600 ऐसी जातियां हैं जो कि लिस्टेड है, ये मैं तकरीबन कह रहा हूं। ठीक है, वैसे जो है 3000 जाति बताई जाती है कि ओबीसी वर्ग में 3000 जातियां है। ठीक है, मान लेते हैं लिस्टेड अगर तकरीबन 2600 है, 2600 से यह आंकड़ा थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, तो यहां पर 27% आरक्षण यदि इस वर्ग को दिया जा रहा है, ओबीसी वर्ग को, तो यह कैसे तय होगा कि किस जाति को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। संभव है यहां ऊपर के 100 जाति जो है वह इस 27% आरक्षण का 20% जो है ग्रहण कर ले, तो बाकी समझ लीजिए जो 2500 जातियां हैं लिस्टेड, उस 2500 जातियों के पास आरक्षण कितना पहुंचा, केवल 7% पहुंचा। तो क्या आपको यह तार्किक लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि अन्य जो पिछड़े हुए जातियां हैं वह सब और भी आरक्षण से वंचित हो गया है। तो आरक्षण लंबे समय से दिया तो गया, लेकिन उसका लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं जिसका लाभ उसे पहुंचना चाहिए था, जहां तक उस आरक्षण को पहुंचना चाहिए था। इसलिए लंबे समय तक आरक्षण देने के बावजूद भी सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से यह समाज जो है वह पिछड़ा ही रह जाएगा। तो यहां पर तार्किकरण नहीं किया गया, इसीलिए कहा गया कि आप इसका उपवर्गीकरण कीजिए। उपवर्गीकरण कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए ओबीसी आता है, आप इसे तय कर लीजिए, आप इसे 5 भाग में बांट लीजिए, इन जातियों को देख लीजिए कि कितने जातियों का क्या है। जैसे 500 जातियां हो गई, तो 500 जातियां एक भाग में बांट लीजिए कि इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति एक जैसी है, 500 ऐसी है जातियां जिसका सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति एक जैसा, ऐसे करके। तो यहां पर फिर आरक्षण को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं, यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि 10% इनको देना है, 12% इनको देना है, जिनकी जैसी स्थिति उस तरह से आरक्षण दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आरक्षण का जो लाभ आप दे रहे हैं 27% का, यह तार्किक नजर आने लग जाएगा। और तार्किक कहने का मतलब है कि जिसको जितने प्रतिशत का लाभ मिलना चाहिए वहां तक लाभ पहुंचेगा। फिर समाज में जो हम समतामूलक समाज की बात करते हैं उसका ध्येय पूरा हो पाएगा, यह कहने का तात्पर्य है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उचित लाभार्थी तक पहुंचेगा। पहला चीज क्या था कि आरक्षण को तार्किक कराने की बात की गई। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि जो सरकारी योजना है, सरकारी योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंच पाएगा जो जरूरतमंद है। कहने का मतलब है कि अभी सही से डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब जब सही से डेटा उपलब्ध है ही नहीं, तो हम ये कैसे तय करें कि कौन व्यक्ति जो है वह अधिक जरूरतमंद है। वहां चीजें भेजी जा रही है, सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। संभव है कि ऊपर की कुछ जातियां जो है लगातार जो है उसका लाभ लेती जा रही है, वही उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पहुंच रही है। उसी समाज के बाकी जो जाति हैं वह पहले भी पिछड़ी हुई थी, अब भी पिछड़ी हुई बनी हुई है। सरकार तो आरक्षण का लाभ दे रही है लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए भी जरूरत है। अन्य जातियां भी आरक्षण की समीक्षा के लिए प्रेरित होंगी। कहने का मतलब है कि बार बार कहा जा रहा है
आजादी के समय से ही कि समय के साथ आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा करने का यहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए। समीक्षा करने का तात्पर्य यहां पर यह हो जाता है कि आरक्षण का लाभ जो इतने दिनों तक दिया गया उससे क्या लाभ हुआ। ठीक है, यहां पर जो हमारा संविधान कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया गया। अब यहां पर एक आधार और है, वह क्या है हमारे पास, आर्थिक आधार। ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया उसकी बात कर रहा हूं, जो कि जनरल कैटेगरी से निकल के आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि लाभ मिला, कितने प्रतिशत लोगों को मिला, जो वांछित लक्ष्य था, क्या हम वाकई आरक्षण देकर के उस वांछित लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं? यदि हां तो बहुत अच्छा, यदि ना तो फिर रिव्यू कीजिए, आप काम को सही कीजिए, फीडबैक लेकर के यहां पर सही कीजिए कि ऐसा क्या किया जाए, फिर क्या सुधार किया जाए कि जो हमारा वांछित लक्ष्य था, समता मूलक समाज बनाने का लक्ष्य था, कि जो वंचित समुदाय विकास के मुख्यधारा में नहीं शामिल हो पाए, उनके लिए ऐसा क्या किया जाए कि अब मुख्यधारा में शामिल हो जाए, आरक्षण में क्या ऐसा बदलाव किया जाए। यह तो तभी संभव हो पाएगा ना जब समीक्षा होगा। जब भी समीक्षा की बातें होती है तो यहां पर मुद्दा गर्म हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं आरक्षण जो हमारे देश में मुद्दा है वह केवल सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया है, वह शैक्षणिक आर्थिक मुद्दा नहीं है, वह क्या हो गया है, राजनीतिक मुद्दा हो गया है। इसीलिए इसकी समीक्षा नहीं हो पाती है, जो अन्य जातियां हैं वह तैयार नहीं हो पाती है, और फिर इस वजह से जो वर्ग वंचित हैं वहां तक उचित जो लाभ है वह पहुंच ही नहीं पाता है। यहां पर फिर समझिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। हमारा ध्येय क्या है आरक्षण देकर के? हम यही तो चाहते थे ना कि जो व्यक्ति वंचित समुदाय से थे, संसाधनों का वितरण जब भी हुआ तो संसाधनों के वितरण में जो समुदाय पीछे रह गया, अब चूंकि भारतीय समाज की एक विशेषता ही मान लेते हैं तो जाति व्यवस्था को, इसलिए जब भी आरक्षण देने की बात की गई तो हमारे संविधान निर्माताओं के पास बहुत सारे आधार थे कि इन आधारों पर हम आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन उस आधार में एक आधार निकलता है जाति, और देखा गया कि भारतीय समाज में निश्चित तौर पर जाति व्यवस्था जो एक विशेषता के रूप में स्थान ग्रहण करती है। इसीलिए आरक्षण देने का आधार कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं ने जाति को बनाया, और जाति को बनाया तो देखा कि वह जाति जो विकास के क्रम में पीछे रह गई है, वंचित रह गई है, उनको आरक्षण का लाभ दीजिए। आरक्षण का लाभ देने का मतलब क्या है, कुछ विशेष सुविधा दीजिए, कुछ छूट दे दीजिए, ताकि यह जो लोग हैं पीछे रह गए इन्हें किसी तरह से ऊपर पहुंचाया जाए, फिर सभी इक्वल लेवल पे आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है वह पूर्ण हो पाएगी। यही था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। मुद्दा वही मैंने बताया कि यहां पर राजनीतिकरण हो गया, और यह नहीं समझ में आया कि कितने लोगों को आरक्षण देना था, क्या डेटा है, किन तक पहुंचा है, कौन लाभार्थी हैं। इसी चीज के लिए यहां पर जस्टिस जी रोहनी आयोग बनाया गया था। यहां पर समझ लीजिए आप, जातिगत जनगणना को संचालित करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जो है समय समय पर जातिगत जनगणना वगैरह की मांग होती रहती है, तो यहां पर जातिगत जनगणना को भी संचालित करना निश्चित तौर पर आसान होगा। इसको लेकर के भी बातें की जाती रही है। तो इन मुद्दों को आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी संभव है, रिपोर्ट सौंपा गया है जुलाई के महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, तो संभव है संसद के विशेष सत्र में यह चर्चा में आ सकता है। मान लेते हैं कि संसद के विशेष सत्र में सरकार और जरूरी मुद्दों पर 5 दिन चर्चा करते रह जाए, और रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है, उनकी सिफारिशें हैं, उस पर चर्चा ना करे, तब भी आपको परेशान नहीं होना है, तब भी आपको यह नहीं समझना है कि यह बेकार चला गया है। यह एक ऐसा मुद्दा है कि जब जब आप इसे पढ़ेंगे आपको नया लगेगा, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो जीएस का पेपर 2 है, वहां पर पॉलिटी का सेगमेंट हो या सोशल जस्टिस का सेगमेंट हो, आपका जो पेपर 4 है एथिक्स, वहां यह आपको परेशान करेगा, और एसए में निश्चित रूप से यूपीएससी की नजर इन टॉपिक पर पड़ती है। इसीलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इसी मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है, तो उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और तुरंत विचार नहीं करना है। कहां लौट के आना है कि कमांड क्या दिया गया है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। यहां दोनों ही बातें
कही जा सकती है। कई बार प्रश्न में क्या होगा, सही नहीं है, तो जल्दी से पढ़ के नहीं निकल जाना है। इस प्रश्न में फिलहाल सही ही है पूछा गया है, तो थोड़ी सी राहत की बात है। कथन क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का गठन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। हमने चर्चा किया है, तो आपको देखना है कि यह सही है या गलत है। यह आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह दोनों ही स्टेटमेंट आपके समक्ष है, आपको देखना है कि इस दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। जो भी सही है उसके आधार पर यहां विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जैसा कि लगातार आप लोग लिखते भी रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में फिर आपसे अन्य मुद्दों के साथ मुलाकात होगी। अपना